दोस्तों, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार मैं फिर से आ चुका हूं एक और डरावनी कहानी लेकर। तो फटाफट जो अपने हेडफोन हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि पिशाचिनी की कहानी शुरू हो रही है यहाँ से। रवि, मुकेश और संजय तीनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। उन तीनों की दोस्ती काफ़ी पुरानी थी, लेकिन उन तीनों को ये काफ़ी बुरी आदत थी। वो तीनों पीते बहुत थे। हर हफ्ते वो तीनों मिलते थे और रात के वक्त पार्टी करते थे। और पार्टी करते वक्त बहुत ही ज़्यादा दारू पीते थे। और फिर एक ऐसी ही रात थी, वो तीनों मिले थे और कार में दारू पी रहे थे। और एक सुनसान सड़क पर दारू पीते पीते उन्हें बहुत ही ज़्यादा नशा हो गया। और नशा इतना ज़्यादा कि बस वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे। दारू पीते पीते संजय ने बोला, यार मज़ा आ गया, ऐसी पार्टी तो रोज़ होनी चाहिए ना यार। लेकिन यार कुछ और कमी है। और फिर उसके बाद मुकेश ने कहा, अच्छा कमी है, मुझे बता, मैं पूरी कर देता हूँ तेरी कमी। और फिर उसके बाद संजय ने कहा, भाई वो तू कमी पूरी नहीं कर सकता यार। फिर मुकेश ने कहा, अरे भाई ऐसी कौन सी कमी है जो मैं पूरी नहीं कर सकता। हाँ बता तू। हाँ तू मेरा दोस्त है और एक बार तू मेरा नाम ले, मैं तेरे लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसके बाद संजय ने कहा, यार तू क्या लड़की बन सकता है। और उसके बाद ये बात सुनने के बाद मुकेश और रवि दोनों ही हंसने लगे। रवि ने कहा, हाँ यार ये बात तो है तेरी, पीने के लिए भी इंतज़ाम है और माहौल भी इतना अच्छा है। अगर एक बढ़िया सी लड़की होती तो क्या बात होती। और फिर उसके बाद ये बात वो लोग सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने सोचा कि चलो आगे गाड़ी को बढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पुलिस वालों की जो गाड़ी थी वो पुलिस वालों की गाड़ी आ रही थी। उन्होंने पुलिस वालों की जो आवाज़ होती है गाड़ी की, वो आवाज़ सुन ली थी, इसीलिए उन्होंने तुरंत गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। जब पुलिस वालों की गाड़ी वहाँ से चली गई, तब उन्हें फिर से एक सुनसान सड़क पर गाड़ी को रोक दिया और वो अपना प्रोग्राम करने लगे और अपना नशे में ड्रामे कर रहे थे। तभी संजय की नज़र बाहर गई तो उसे काफ़ी नशा हो रखा था। उसे सब कुछ धुंधला सा नज़र आ रहा था। उसने देखा कि गाड़ी के सामने वाले रास्ते पर एक औरत जा रही थी और वो औरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पीछे से देखकर ही संजय जो था उसे वो औरत पसंद आ गई। और संजय ने कहा, अरे भाई वो देखना सामने क्या माल जा रही है, देखकर मज़ा आ गया, ज़रा इससे बात करें क्या। और फिर उसके बाद रवि ने कहा, भाई तुझे क्या लगता है ये लड़की वैसी ही होगी। जिसके जवाब में मुकेश ने कहा, अगर वैसी लड़की नहीं है तो इतनी रात को यहाँ बन ठन कर क्या कर रही है। हाँ थोड़ा तो लॉजिक लगा। चल मैं बात करता हूँ, तो गाड़ी को आगे बढ़ा। और फिर उसके बाद रवि ने गाड़ी को आगे बढ़ाया और वो उस औरत के पास जाकर उसने गाड़ी को रोक दिया। फिर संजय ने पूछा, हेलो, अरे मिस, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। उस औरत ने पीछे नहीं मुड़ा और उसने कहा, अरे बाबू नाम जानकर क्या करोगे, अगर कोई सेवा हो तो मुझे बताओ। और फिर ये बात सुनकर संजय के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। संजय ने पूछा, तो क्या देना पड़ेगा सेवा का। फिर उस औरत ने एक कीमत बोली और कीमत सुनने के बाद संजय जो था
वो मुस्कुराने लगा और संजय ने कहा, ठीक है, मंजूर है, आ जाओ, कार में बैठो। फिर उसके बाद उस औरत ने कहा, बिल्कुल भी नहीं बाबू, कार में नहीं, यहाँ पर पुलिस वाले कभी भी पेट्रोलिंग के लिए आ सकते हैं और प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप आगे चलिए, आगे एक जगह है वहाँ पर चलना और वहीं पर ही पेमेंट भी कर देना। जब ये बात संजय ने सुनी तब संजय ने कहा, वो तो सब अच्छा है, तुम्हारे पास जगह का भी इंतज़ाम है, वेरी गुड वेरी गुड। रवि यार, ले गाड़ी मैडम के पीछे। और फिर उसके बाद वो औरत चलने लगी। चलते चलते रवि उसके पीछे अपनी कार को लेकर जा रहा था। उसके बाद जंगल के सामने वो औरत रुक गई और जंगल के अंदर वो औरत घुस गई। जंगल के अंदर घुसने के बाद रवि ने कार को रोका और वो तीनों बाहर निकले। वो तीनों जंगल के अंदर जा ही रहे थे, तभी जंगल के अंदर से आवाज़ आई, रुको, तीनों एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके सा अंदर आओ। ये बात संजय ने सुनी तब उसने कहा, ठीक है, फिर कौन जाएगा पहले। फिर मुकेश ने कहा, अरे संजय भाई, तुम ही जाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा जवानी चढ़ी थी, तुम ही जाओ। फिर रवि ने कहा, हाँ भाई, तुम ही जाओ, तुम्हें तो अभी और भी ड्रिंक करनी है ना, इसलिए तुम ही जाओ। और फिर ये कहकर रवि कार में बैठ गया और अपना ड्रिंक करने लगा। संजय जो था वो पूरा नशे में धुत जंगल में चला गया। उसने यही सोचा कि वहाँ अंदर काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होगा। उसके बाद जैसे ही वो अंदर गया तब उसने देखा कि वहाँ जो औरत थी वो औरत बैठी हुई थी और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा औरत सुंदर थी। वहीं दूसरी तरफ मुकेश और रवि दोनों अपना पीने में लगे हुए थे और वो यही इंतज़ार कर रहे थे कि संजय कब बाहर आएगा और वो बारी बारी कब अंदर जाएंगे। तभी अचानक से संजय के चिल्लाने की आवाज़ आई और दोनों, रवि और मुकेश, दोनों नशे में लड़खड़ाते हुए उस जंगल के अंदर जाने लगे। जैसे ही वो दोनों अंदर गए तो उन्होंने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। रवि और मुकेश ने देखा कि संजय के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। और वही दूसरी तरफ वो जो औरत थी वो उसके मुंह पर पूरा खून सना हुआ था और वो आदमखोर की तरह औरत हरकतें कर रही थी। उस औरत को ऐसी हरकतें करता हुआ देखकर संजय, मुकेश और रवि तीनों का जो नशा था वो एकदम गायब सा हो गया। कई बोतलों का जो नशा था वो एकदम एक झटके में ख़त्म हो गया। वो तीनों कार की तरफ भागने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी वो जो औरत थी वो आदमखोर औरत उनकी तरफ टूट पड़ी और वो तीनों काफ़ी तड़पने लगे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उस औरत का जो चेहरा था वो पूरा चेहरा सफ़ेद हो गया और उस औरत की आंखें नीली हो गईं और उसके दांत एकदम जानवर जैसे पहने हो गए और उसके नाखून लंबे लंबे हो गए। और ये देखकर वो तीनों एकदम चीखने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो चाहकर भी चीख पा नहीं रहे थे क्योंकि उनके मुंह में एकदम जैसे ज़बान थी ही नहीं। उस औरत के फेस में, जो चेहरे में जो वैम्पायर थी, उसने अपना इतना खौफ उन तीनों के दिल में भर दिया था कि उन तीनों की आवाज़ें चली गई थी और अब वो तीनों अपनी जान की दुहाई ऊपर वाले से लगा रहे थे। तभी रवि और मुकेश के सामने ही
उस आदमखोर औरत ने संजय के उस जगह पर काटा जहाँ पर किडनी होती है, और उसने एक ही बार में काट कर किडनी को बाहर निकाला और उसे वो औरत खाने लगी। संजय के शरीर से इतना खून बहा कि वो जो ज़मीन थी आसपास की एकदम छोटा तालाब सा बन गया, और वो आदमखोर औरत वो सारा खून पीने लगी। मुकेश और रवि बस बच्चों की तरह अपने हाथ पैर जोड़ के अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस आदमखोरनी की भूख कई सालों से मिटी नहीं है, और उस आदमखोरनी औरत ने एक एक करके उन दोनों के शरीर का सारा खून निचोड़ दिया। सुबह सुबह जब एक आदमी साइकिलिंग करता हुआ वहाँ से गुज़र रहा था, तब उसने देखा कि वहाँ रोड साइड पर खून बिखरा हुआ है और एक कार रुकी हुई है। जब उस साइकिलिस्ट ने ये देखा तब उसने अपनी साइकिल रोकी और उसे काफ़ी भयानक और गंदी बदबू आई। उस बदबू का पीछा करते हुए जब वो जंगल के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि संजय और रवि, मुकेश तीनों की लाश पेड़ पर टंगी हुई है, और उनके सारे शरीर के जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो सब गायब थे और पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। उनके शरीर को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके शरीर में एक भी बूंद खून नहीं बचा है। और ये देखकर वो जो साइकिलिस्ट था वो ज़ोर से चिल्लाया और वहाँ से भाग गया। फिर उसके बाद पुलिस वाले वहाँ पर आए। पुलिस वालों ने अपने इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला। सबूत ना मिलने की वजह से उन्होंने इस केस को क्लोज़ ही कर दिया। लेकिन आज भी लोग मानते हैं कि उस जंगल में वही आदमखोरनी वैम्पायर रहती है, और जो कोई भी रात के वक्त उसे वहाँ उस जंगल में मिलता है तो वो उसे बहला फुसला के जंगल के अंदर लेकर जाती है, और वहाँ उसके शरीर को चीड़ फाड़ कर उसे उसके सारे शरीर का सारा खून पीकर उसके शरीर को पूरा निचोड़ कर पेड़ पर लटका देती है। तो आप मुझे बताइए, क्या आप उस जंगल में जाना चाहेंगे? तो ये थी कुछ एक बहुत ही डरावनी कहानी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सुनने में बहुत ही मज़ा आया होगा। एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ एक और डरावनी कहानी लेकर। तो फटाफट जो अपने हेडफोन हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि डरावनी कहानी शुरू हो रही है यहाँ से। कहते हैं कि वक्त का कोई भी भरोसा नहीं होता, कब क्या हो जाए कोई भी नहीं जानता, और इस बात से मैं पूरी तरह सहमत भी हूँ, क्योंकि तकरीबन 5 साल पहले भी मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी जिसके बारे में मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था। उस घटना के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी मानो तहस नहस हो गई है। आज मैं उसी घटना के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। ये घटना तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे पैसे की काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी। इसीलिए मैं अपने खर्चे पूरे करने के लिए पिज़्ज़ा डिलीवरी किया करता था, और उसी से मेरा खर्चा भी चलता था। मैं दिन में अपना पढ़ाई करता था और रात के वक्त पिज़्ज़ा भी डिलीवरी करता था। रात को कम ही ऑर्डर होते थे, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, और महीने की सैलरी भी मुझे मेरे वक्त पर मिल जाती थी। लेकिन एक रात आज भी मुझे याद है
मैं अपने उस पिज़्ज़ा शॉप का में बैठा हुआ था और तभी पिज़्ज़ा शॉप का फ़ोन आया। वहाँ के स्टाफ ने फ़ोन उठाया और उन्होंने ऑर्डर लिखा और फिर ऑर्डर रेडी करने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा, अरे अशोक, हमने ये ऑर्डर रेडी कर लिया है ना, और जल्दी से जल्दी यहाँ पर ये पिज़्ज़ा डिलीवर करो। और फिर उसके बाद मैं उठ गया और मैंने पिज़्ज़ा लिए और डिलीवरी करने के लिए निकल गया। रात का वक्त था, पूरी रोड खाली पड़ी थी, पूरा सन्नाटा था और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मेन रोड पर स्ट्रीट लाइट जली हुई थी और उसी पर मैं अपना स्कूटर चलाए जा रहा था। मैंने अपने मोबाइल में गूगल मैप ऑन भी कर रखा था और उसमें लोकेशन वहाँ की सेट कर रखी थी। जब मैं लोकेशन पर पहुँचने वाला था तभी मुझे एक सुनसान सड़क पर एक बूढ़ी औरत दिखी और वह बूढ़ी औरत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और परेशान सी लग रही थी। मानो उसे देखकर मेरा दिल पसीज सा गया। और उस बूढ़ी औरत का उम्र लगभग 90 साल की रही होगी। उसको देखकर जब मुझसे रहा नहीं गया तब मैंने अपना जो स्कूटी था उसे रोका और मैंने उस बूढ़ी अम्मा से पूछा, अम्मा क्या हुआ, कहीं जाना है क्या, क्यों परेशान हो रही हो इतनी रात में, कहाँ जा रही हो? अम्मा मेरी बात तो सुनो, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, कहाँ जा रही हो अम्मा, प्लीज़ मुझे कुछ तो बताओ। फिर उस औरत ने कोई भी जवाब ना दिया और वो बूढ़ी अम्मा अपने हाथ जोड़ने लगी और उसने आगे की तरफ इशारा किया और उसने अपने हाथों से इशारा करके बताया कि वो बोल नहीं सकती। इसके बाद जब मैंने ये बात जानी तब मेरा दिल पसीज और गया और मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं आगे की ओर ही जा रहा हूँ और रास्ते में इस बूढ़ी अम्मा को भी छोड़ दूँगा। इसलिए मैंने उन्हें अपने पीछे स्कूटर पर बैठा लिया और फिर उसके बाद मैं स्कूटर चलाने लगा। स्कूटर चलाते 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 मुझे काफ़ी अजीब महसूस सा होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मुझे एकदम कमज़ोरी सी अचानक होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी बस उल्टी ही करने वाला हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से मेरी तबीयत ऐसे ख़राब कैसे हो सकती है। फिर भी मैंने अपने आप को जैसे तैसे करके संभाला, क्योंकि स्कूटर अगर डिसबैलेंस हो जाता तो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। फिर इसीलिए मैंने बस अपने आप को हिम्मत देकर स्कूटर पर बैलेंस बनाया हुआ था। तभी मैंने सोचा कि चलो यार, बूढ़ी अम्मा से बातचीत करता हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर मैंने अपनी मुंडी जैसे ही थोड़ा पीछे की ओर घुमाई, तभी मैंने देखा कि मैं अपनी मुंडी को पीछे घुमा ही नहीं पा रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरी मुंडी जो थी वो पीछे घूम ही नहीं रही थी और ये बात थोड़ी सी डरावनी थी। तभी मेरे कानों में उस बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तूने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करी तब मैं तेरी जान ले लूँगी, समझा? चुपचाप से स्कूटर चला अपना। फिर उस बूढ़ी औरत की ऐसी आवाज़ सुनकर मैं ऊपर से नीचे तक कांप सा गया और फिर उसके बाद मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं बस स्कूटर चला रहा था, आसपास से लोग ही गुज़र रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि मैं किसी को इशारा करूं मदद के लिए, लेकिन मैं किसी को भी इशारा करता तो कोई भी मुझे कुछ समझ नहीं पा रहा था।
वो मुझे इग्नोर करके आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। मेरी घबराहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से एक सुनसान रास्ते पर मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर सा हो गया जैसे कि मेरी आँखों के सामने अंधेरा सा छा गया और मेरा स्कूटर डिसबैलेंस हो गया। जैसे ही मेरा स्कूटर डिसबैलेंस हुआ वैसे ही मैं ज़मीन पर एकदम से धड़ाम से गिरा और मेरा स्कूटर भी वहीं घिसड़ता हुआ रोड के एक साइड पर जा गिरा। इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद मैं वहीं बेहोश सा हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर सी लड़की वो मेरे सामने बैठी हुई है और मेरे सर से खून बह रहा था। वो लड़की उसी बहते हुए खून को अपनी ज़बान से चाट कर पी रही थी और ये देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया और उस लड़की ने मेरी आँखों में देखा तो उसकी जो आँखें थी वो पूरी सफ़ेद थी और उसके जो दांत थे वो एकदम राक्षस जैसे थे, एकदम से नोकीले जैसे। मैंने फिर से चिल्लाने की कोशिश करी कि मैं किसी को मदद के लिए बुलाऊं, लेकिन चाहकर भी मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। और फिर उसके बाद तभी उस लड़की ने मेरी तरफ अपना मुंह बढ़ाया और वो मेरे कंधे पर काट कर मेरा खून पीने लगी और मुझे समझ आ गया कि आखिर मुझे कमज़ोरी क्यों महसूस सी हो रही है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत पीछे बैठकर मेरा खून ही पी रही थी। तभी मुझे कमज़ोरी हुई और ये एक्सीडेंट हो गया। मेरे दिमाग में काफ़ी बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे थे। मेरा पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया था और वो लड़की आराम से मेरे शरीर से खून निचोड़ कर पी रही थी और उसके हंसने की आवाज़ मेरे कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से वहाँ से एक ट्रक गुज़र रहा था और उस ट्रक ड्राइवर ने मुझे वहाँ पर जब गिरा हुआ देखा तब वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसने अपने ट्रक को रोका और वो कुछ मंत्रों का जाप करते हुए ट्रक से नीचे उतरा। उसने मेरी हालत देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। मेरे शरीर से बहुत ही ज़्यादा खून बह चुका था। उसने मुझे अपने ट्रक में बिठाया। उसके बाद वो मुझे पास वाले हॉस्पिटल में ले गया। फिर उसके बाद जब मुझे होश आया तब मुझे काफ़ी भारी भारी सा महसूस हो रहा था, काफ़ी कमज़ोरी हो रही थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तब मैंने देखा कि मुझे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। धीरे धीरे मेरे शरीर में ताकत आई और जैसे ही मुझे होश आया और मैंने सब कुछ धीरे धीरे समझा तो उसके बाद मानो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैंने महसूस किया कि मेरा एक हाथ था ही नहीं। उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरा एक हाथ डॉक्टर ने काट दिया है तब मैं ज़ोर से चिल्लाया और रोने लगा। आसपास के जितने भी डॉक्टर थे और जितने भी नर्स थी वो सब आई। डॉक्टर ने मुझे शांत किया और उन्होंने मुझे समझाया कि मेरे हाथों पर इन्फेक्शन फैल गया था। अगर उस इन्फेक्शन को नहीं रोका जाता तब वो पूरे शरीर में फैल जाता और उसे रोकने का एक ही तरीका था और वो था हाथ को काटने का। और इस घटना को काफ़ी साल बीत चुके हैं। आज मैं एक आर्टिफिशियल हैंड का इस्तेमाल करता हूँ। मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे नॉर्मल हो गई है, लेकिन एक बात मैंने अच्छी तरह से सीख ली है और समझ ली है कि कभी भी किसी पर भी
सोच समझकर भरोसा करना चाहिए, चाहे सामने वाला कैसा भी हो, उसके हालात कैसे भी हों। हो सकता है वो आपके आँखों का धोखा हो, इसलिए हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए ताकि आपके साथ ऐसी कोई घटना ना घटे जैसा कि मेरे साथ घटी। हमेशा किसी की भी मदद करने से पहले 2 बार सोच लें और अच्छी तरह से समझ लें कि जिसने आपसे मदद मांगी है क्या वो इंसान ही है या कोई और चीज़ तो नहीं है। और फिर उसके बाद मैं जो अपना काम किया करता था, मैं दोबारा काम वो नहीं कर पाया, क्योंकि उसके बाद मेरा हाथ भी नहीं था तो मैं कैसे करता, भला कैसे मैं बाइक चलाता। इसलिए अब मैं घर पर ही रहता हूँ और जो मुझसे काम हो पाता है वो मैं करता हूँ और अपना और अपने परिवार का ख्याल भी रखता हूँ। और उस मनहूस रात को मैं याद करता हूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं ये सोचता हूँ कि आखिर उस रात मैंने क्या सोचकर उस बूढ़ी औरत को लिफ्ट देने का सोचा था। बस यही मेरी एक गलती थी कि आज मैं वही गलती भुगत रहा हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।